नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर और सामान्य भाषा विज्ञान की इस श्रृंखला के अगले वीडियो में। आज के वीडियो में मैं एक पूरी यूनिट ही कवर कर दूंगी वाली हूँ, तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अर्थ विज्ञान को समझने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि अर्थ तक आप पहुँचते कैसे हैं। अर्थ तक कैसे पहुँचते, सबसे पहले बात होती है ध्वनि की। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। ध्वनि के बाद में हम आते हैं शब्द पर, यानी कि ध्वनि से शब्द बनते हैं और शब्द के बाद हम आते हैं पद पर या फिर रूप पर, और उसके पश्चात हम आते हैं वाक्य पर, यानी कि पदों के मेल से वाक्य बनता है, पदों के संयोजन से, और उसके बाद में उसका अर्थ निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से ये पूरी श्रृंखला चलती है, यानी कि ध्वनि विज्ञान से शुरू होकर हम अर्थ विज्ञान तक कैसे पहुंचते हैं। क्योंकि ध्वनि से शब्द निर्मिति होती है, शब्द से पद और पद से वाक्य, फिर अर्थ उसका निर्धारित किया जाता है। तो ये है पूरी श्रृंखला जिसके बारे में मैं कह रही थी। अब अर्थ विज्ञान पर आ जाते हैं। तो अगर मोटे तौर पर समझें तो इसका अर्थ क्या निकलेगा। वैसे तो मैं जो विभिन्न भाषाविदों के द्वारा सैद्धांतिक परिभाषाएं दी गई हैं वो मैं आपको बता दूंगी, 4-5 बता दूंगी। उनमें से जो आपको आसान लगे वो आप रट लेना एज इट इज़ और अपनी परीक्षा में लिख कर आना। क्योंकि जब आप किसी भाषाविद की या फिर किसी आलोचक की पंक्तियों को एज इट इज़ लिख कर आते हैं तो उससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और किसी शब्द का अर्थ क्या होगा, ये कैसे निर्धारित हुआ, इसका जो संपूर्ण विज्ञान है, पठन पाठन है, वो अर्थ विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है या फिर उसके अंदर संकलित होता है। अब आ जाते हैं लिखित रूप में। यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, उनसे देखते हैं क्या लिखा है। तो ध्वनि, पद और वाक्य यदि भाषा का शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा मानी गई है भाषाविदों के द्वारा। इसके बाद में दूसरा बिंदु है, किसी शब्द का उच्चारण करने से जो प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। जैसे किसी ने हाथी कहा तो आपके दिमाग में एकदम से हाथी का चित्र उभर जाता है, आप उसका अर्थ ग्रहण एकदम से कर लेते हैं कि एक विशालकाय शरीर वाला जानवर जिसके 4 पैर हैं, 2 बड़े बड़े कान हैं, 2 बड़े बड़े बाहर निकले हुए दांत हैं, एक लंबी सूंड है। तो इस तरह से आपके दिमाग में तुरंत उसका चित्र उभर जाता है। तो यही है अर्थ निर्धारण, जिसको हम विस्तार से पढ़ते हैं अर्थ विज्ञान के अंतर्गत। अब आ जाते हैं इसकी सैद्धांतिक परिभाषाओं पर। तो पहली परिभाषा की बात करूं तो पहली परिभाषा महर्षि पतंजलि की मैंने यहाँ पर संकलित की है। वो कहते हैं कि अर्थ शब्द की अंतरंग शक्ति का नाम है, यानी कि शब्द की आत्मा ही माना है इन्होंने मोटे तौर पर कहें तो। क्योंकि यहाँ पर अर्थ है क्योंकि शब्द बहिर्भूत होता है, यानी कि बाह्य तत्व है, उसका शरीर है, जबकि अर्थ जो है आंतरिक है, अबहिर्भूत है, इसलिए ये अपृथक नहीं हो सकता है। दूसरी परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु की। तो ये कहते हैं शब्द स्वतंत्र ध्वनि समूह है। ये आपको तब काम आएगी जब आपसे शब्द और अर्थ के बीच का संबंध पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने ये परिभाषा ऐड कर दी है। अगली परिभाषा है किशोरीदास वाजपेयी की। वो कहते हैं कि अर्थ देने वाले शब्दों को ही भाषा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। आगे बात करें तो अगली परिभाषा है डॉक्टर भोला शंकर व्यास की। ये क्या कहते हैं कि अर्थ विज्ञान अर्थ का विज्ञान है। ये परिभाषा सैद्धांतिक है और भाषा विज्ञान के संपूर्ण अर्थ को ग्रहण करके लिखी गई है। तो आप इसको मार्क ज़रूर कर लेना। तो कहते हैं कि अर्थ का विज्ञान है। अर्थ क्या है? अर्थ का विज्ञान है जो वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन और विश्लेषण करता है। भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन और विश्लेषण करता है, या फिर जिस विज्ञान के अंतर्गत भाषा के अर्थ पक्ष का, आंतरिक पक्ष का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, वो अर्थ विज्ञान कहलाता है। पद्धति की दृष्टि से कहते हैं, पद्धति की दृष्टि से इसे वर्णनात्मक, इसकी विशेषताएं भी बता दी हैं कि अर्थ विज्ञान वर्णनात्मक होता है, तुलनात्मक होता है और ऐतिहासिक होता है। तो इस दृष्टि से इन्होंने परिभाषित किया है अर्थ विज्ञान को। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना। इसके बाद में जयंत अगले भाषाविद हैं। कहते हैं कि जिस शब्द से जिस अर्थ की प्रतीति होती है वही उसका अर्थ होता है। बहुत ही आसान परिभाषा है। लेकिन आगे बढ़ जाते हैं, शब्द और अर्थ के संबंध पर बात कर लेते हैं, जिसके 4 प्रचलित साधन हैं, यानी कि 4 साधनों के आधार पर शब्द और अर्थ के बीच में निहित संबंध को पता लगाया जाता है या फिर जाना जाता है या फिर वर्णित किया जाता है। तो वे 4 प्रचलित साधन कौन से हैं? तो वे 4 प्रचलित साधन हैं। पहला तो है उत्पत्तिवाद,
दूसरा है अभिव्यक्तिवाद और तीसरा है ज्ञाप्तिवाद और चौथा है प्रतीकवाद। तो ये 4 प्रमुख साधन हैं, प्रचलित साधन हैं, जिनके आधार पर किसी भी शब्द का अर्थ निर्धारित किया जाता है। तो उत्पत्तिवाद में कोई भी शब्द कैसे उत्पन्न हुआ उसके आधार पर उसका अर्थ निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कि साधारण से साधारणीकरण बनता है, मैं उदाहरण के तौर पर आपसे कह रही हूँ, आप अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। साधारण से साधारणीकरण बनता है, तो साधारणीकरण का अर्थ भी साधारण के संदर्भ में ही लिया जाता है। इसके बाद में शब्द और अर्थ के संबंध का जो दूसरा प्रचलित साधन है वो है आपका अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? अभिव्यक्तिवाद का अर्थ है कोई शब्द जो है वो विशेष प्रकार के अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर शब्द ही प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर बताऊं, 2 शब्द होते हैं, एक होता है दुख और दूसरा होता है करुणा। तो दोनों का मोटे तौर पर अर्थ एक ही है, लेकिन दोनों जो हैं अगर विशेष रूप में देखोगे तो अलग अलग अर्थ को अभिव्यक्त कर रहे हैं। दुख जो है किसी व्यक्ति के जीवन की परेशानियों आदि से उत्पन्न होता है, और वहीं करुणा क्या है? करुणा दुख का उच्चतम स्तर है, चरम स्तर मान सकते हैं आप इसको। तो अभिव्यक्तिवाद से यहाँ पर ये तात्पर्य होता है, इसके आधार पर भी शब्द और अर्थ का संबंध स्थापित किया जाता है, फिर निर्धारित किया जाता है। प्रचलित साधन जो है शब्द और अर्थ का संबंध निर्धारित करने का, वो है आपका ज्ञाप्तिवाद, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ज्ञाप्तिवाद के अंतर्गत क्या होता है? ज्ञाप्तिवाद से तात्पर्य क्या है? ज्ञाप्तिवाद जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञाप्ति और वाद। वाद का अर्थ होता है सिद्धांत या फिर प्रक्रिया, और वहीं ज्ञाप्ति का अर्थ होता है ज्ञान, बोध या फिर चेतना में प्रकट होने वाली अनुभूति। तो ज्ञाप्तिवाद से यहाँ पर क्या तात्पर्य निकला? वह सिद्धांत या फिर वो प्रक्रिया जिसमें संसार को केवल ज्ञान या चेतना की ज्ञाप्ति माना जाता है। यहाँ पे हम जो हैं वो बाह्य जगत या फिर वस्तुओं का, जैसे मैं आपको बता ही दे रही हूँ, कोई शब्द जो है, जैसे मैंने आपको रूप विज्ञान पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताई थी कई उदाहरण के माध्यम से चीज़ें, कि कोई शब्द है उसका स्वतंत्रता में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, जब वो वाक्य में प्रयोग हो रहा है तब उससे अर्थ प्रकट हो रहा है, तो ये होता है ज्ञाप्तिवाद। इसके बाद में चौथा और अंतिम प्रचलित साधन जो है वो है आपका प्रतीकवाद, यानी प्रतीकों के आधार पर किसी शब्द के अर्थ का निर्धारण किया जाता है, वो कहलाता है प्रतीकवाद। अब जैसे प्रतीकवाद का भी मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। उदाहरण के तौर पर एक शब्द बोला गया कमल, तो कमल से यहाँ पर एक तो तात्पर्य क्या निकला? वो निकलता है आपका जो साधारण तात्पर्य है, सामान्य तात्पर्य, वो है एक फूल है। अब विशेष तात्पर्य क्या निकला? एक प्रतीक किस लिए है? प्रतीक इसलिए है, आप तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो कमल किन किन प्रतीकों के रूप में प्रयोग होता है, हिंदी साहित्य के कवियों ने किन किन प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया है, इस बात से तो आप भली तौर से परिचित होंगे ही। कमल को सुंदरता का भी प्रतीक माना जाता है, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस तरह से आप कमल को एक प्रतीक के रूप में प्रयोग होते देखते होंगे। इसी प्रकार बात करूं तो अंधकार जो है, दूसरा शब्द जो है, उदाहरण के तौर पर अंधकार जो है, वो भी कई शब्दों का या फिर कई अर्थों का द्योतक है, वो भी कई अर्थों का द्योतक है अंधकार शब्द। जैसे कि एक तो सामान्य अर्थ है कि अंधेरा हो गया है, यानी शाम का समय है, चारों तरफ तमस, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, अंधकार फैला हुआ है। वहीं अंधकार प्रतीक रूप में अगर देखूं तो प्रतीकात्मक अर्थ इसका क्या है? प्रतीकात्मक अर्थ इसका है अज्ञानता या फिर निराशा या फिर नकारात्मक भाव, नकारात्मकता। इसी तरह प्रकाश का प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता है? ज्ञान, एक आशा की लहर, उमंग की लहर, एक सकारात्मक भाव। तो इस तरह से विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से, तो इस तरह से आप विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रतीकवाद को भी समझ सकते हैं, और अगर प्रश्न पूछा जाता है तो समझाकर भी आ सकते हैं। इसके बाद में आगे बात करूं तो आगे है अर्थबोध या फिर अर्थ प्रतीति के साधन, यानी कि अर्थबोध कैसे होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। वहीं अर्थ प्रतीति भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि ये दोनों यौगिक शब्द हैं। तो अर्थ और बोध, बोध का अर्थ होता है क्या? बोध का क्या अर्थ है? जानना, यानी किसी शब्द के अर्थ को जानना ही अर्थबोध है। वहीं किसी शब्द के अर्थ को प्रतीत करना, उसकी प्रतीति होना, नहीं जानना, समझना, तो वो अर्थ प्रतीति कहलाता है। तो इसके 2 साधन बताए गए, कौन कौन से? पहला तो है अनेकार्थी शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन, या फिर 2 स्तरों पर इसको वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन, जहाँ पर किसी शब्द का एक ही अर्थ होता है तो उसका अर्थ निर्णय कैसे किया जाता है, और वहीं अगर किसी एक शब्द का, जैसे कि पर्यायवाची शब्द तो आप पढ़ते हैं, वहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं,
तो फिर वहाँ पर अर्थ निर्णय कैसे किया जाता है, इसके विभिन्न साधन होते हैं जो कि नीचे बना भी दिया गया फ्लो चार्ट। इसको चाहें तो आप बना सकते हैं ताकि आप बाद में आसानी से चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। मैं आती हूँ अनेकार्थक शब्दों और एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन के चार्ट पर। उसको भी मैंने चार्ट के माध्यम से यहाँ पर बनाया है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो ये PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा ही दी जाएगी। अनेकार्थी शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन निम्नवत हैं, ये चार्ट बना हुआ है। वहीं एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन निम्नवत हैं, यहाँ पर भी एक चार्ट बना हुआ है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ऐसा कोई क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है जो आपको कुछ समझना है। मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मैं अर्थ विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम टॉपिक पर आ जाती हूँ, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं और अर्थ परिवर्तन के कारण। को परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले बात कर लेती हूँ अर्थ परिवर्तन के कारणों पर, जो कि यहाँ पर मैंने बहुत ही संक्षेप में लिख दिए हैं। सबसे पहला है पीढ़ी परिवर्तन, यानी कि पीढ़ी जैसे परिवर्तित होती है वैसे ही अर्थ परिवर्तित हो जाता है शब्दों का। आज के समय में तो इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे ही, इसको ज़्यादा मुझे व्याख्यायित करने की आवश्यकता है नहीं कि किस तरह से शब्दों का अर्थ बदल गया है। जिसमें दूसरा है नम्रता प्रदर्शन, इसके आधार पर भी अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। और भावावेश, यानी अगर कोई चीज़ आप बहुत गुस्से में बोलते हैं और बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका भी अर्थ परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में अगला है परिवेश और वातावरण के परिवर्तन के कारण भी अर्थ परिवर्तित होता है शब्द का। जैसे आपके क्षेत्र में कोई शब्द किसी और अर्थ का द्योतक है, वहीं कोई आपका मित्र है वो किसी अन्य राज्य से आ रहा है, वो किसी अन्य राज्य से आ रहा है तो उसके यहाँ हो सकता है वो शब्द अलग अर्थ का द्योतक हो। इसके बाद में लाक्षणिकता और अलंकारिकता के आधार पर भी अर्थ परिवर्तन होता है। इसके बाद में बल का अपसरण और सुश्रव्यता, यानी कि सुनने में अच्छा लगना, सामान्य के लिए विशेष शब्द का प्रयोग करके, व्यक्तिगत धारणा यानी व्यक्तिगत धारणा के चलते भी कई शब्दों का हम अर्थ अपने आप ही व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तित कर लेते हैं। इसके बाद में नवनिर्माण का आग्रह और तत्सम से तद्भव में परिवर्तन। इसके बाद में अशोभन के लिए शोभन। इसके बाद में शब्द को संक्षिप्त कर लेना, जिसके चलते भी अर्थ परिवर्तन होता है। इसके बाद में आ जाते हैं अर्थ परिवर्तन की दिशाओं पर। तो अर्थ परिवर्तन की कुल 5 दिशाएं हैं। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर इनको मैं आपको विस्तार से बता दे रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक समझने वाला है। तो पहला है अर्थ विस्तार, यानी अर्थ के विस्तार के चलते भी अर्थ परिवर्तित होता है। इसके बाद में अर्थ संकोच, इसके बाद में अर्थादेश, इसके बाद में अर्थोत्कर्ष, इसके बाद में अंतिम है अर्थ उपकर्ष। तो पहला मैंने बताया था आपको अर्थ विस्तार। तो कोई शब्द पहले सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता था और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है, इसे ही अर्थ विस्तार कहा जाता है, जो कि आप आसानी से समझ भी सकते हैं। उदाहरण समझिए, आप समझ जाएंगे। जैसे कि प्रवीण, यानी प्रवीण का अर्थ क्या होता है? जो पहले प्रयोग में था वो ये था कि वीणा बजाने वाला, उसको वीणा वादक को प्रवीण कहा जाता था। आज के समय में आप किसी भी कार्य में पारंगत हैं तो आपको बोल दिया जाता है कि आप उस कार्य में प्रवीण हैं। तो आज कैसे उसका अर्थ विस्तार हुआ है समझिए। पहले एक पर्टिकुलर काम में बांध दिया गया था इस शब्द के अर्थ को, लेकिन आज विस्तार हो गया है इसका। किसी भी काम में अगर आप पारंगत हैं तो आपको प्रवीण बोल दिया जाता है। अगला उदाहरण है कुशल। कुशल पहले किसको बोला जाता था? जो कुश लाने वाला व्यक्ति होता था, लेकिन आज कुशल का अर्थ बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया है। उदाहरण आप अर्थ परिवर्तन की जो एक अन्य दिशा है अर्थोत्कर्ष, वहाँ पे भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि किस तरह से इसके अर्थ का उत्कर्ष हुआ है। तो अभी इसका अर्थ क्या हो गया? चतुर या फिर पारंगत व्यक्ति। वहीं पंडित का अर्थ जो है पहले ज्ञानी था, आज के समय में एक जाति विशेष का सूचक बन के रह गया है ये शब्द। आगे आते हैं अर्थ संकोच पर। तो कोई शब्द पहले विस्तृत अथवा वाचक था, ये अर्थ विस्तार का एकदम से ऑपोजिट है, वो अब छोटा हो गया, यानी कि सीमित अर्थ का वाचक बन गया है। उदाहरण के तौर पर बात करूँ तो यहाँ पर उदाहरण दिया है मैंने। उदाहरण है जगत, जिसका पहले अर्थ था खूब चलने वाला, यानी कि बहुत जो चलता हो उसको जगत बोला जाता था। लेकिन मोटरसाइकिल, रेल या हवाई जहाज़ को जगत नहीं कहते हैं। अब ये शब्द किसका द्योतक है? संसार के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो इस तरह से इसका अर्थ जो है संकुचित हुआ है। अर्थ परिवर्तन की अगली दिशा पर आ जाते हैं। अगली दिशा है अर्थादेश। आदेश का अर्थ होता है परिवर्तन, तो अर्थ का परिवर्तन अर्थादेश कहलाएगा। इसमें अर्थ का विस्तार या संकोच नहीं होता, यानी कि हमने जो ऊपर 2 दिशाएं पढ़ी अर्थ परिवर्तन की, उनसे ये बिल्कुल विपरीत है।
अर्थ यहाँ पर पूर्णतः बदल जाता है, इसलिए ये उनसे विपरीत है। लिखा है कि वह बिल्कुल बदल ही जाता, ना तो उसका संकुचन हो रहा है और ना ही उसका विस्तार हो रहा है। उदाहरण समझिए, पर असुर शब्द जो पहले देवता का वाचक था अब दैत्य का वाचक बन गया है। बिल्कुल विपरीत ही हो गया है ना, यहाँ पे अर्थ बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया है। इसके बाद में पहले आकाशवाणी का अर्थ होता था देववाणी, अब अखिल भारतीय रेडियो के लिए ये प्रयोग हो रहा है। वहीं साहस का अर्थ पहले होता था चोरी या डकैती, लेकिन अब ये अच्छे अर्थ का वाचक हो गया है। इस उदाहरण को आप अर्थोत्कर्ष के अंतर्गत भी बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अर्थोत्कर्ष पर ही आ जाते हैं। अर्थोत्कर्ष चौथी अर्थ परिवर्तन की दिशा है। इसमें क्या होता है, पहले कोई शब्द जो है बुरे अर्थ का द्योतक था, वो अब अच्छे अर्थ का द्योतक हो गया है। उदाहरण के तौर पर मुग्ध, जिसका अर्थ पहले मूर्ख होता था लेकिन अब मुग्ध का अर्थ मोहित हो गया है। वहीं साहसी का अर्थ पहले चोर या डकैत होता था या बुरा काम करने वाला होता था, वहीं अब इसका क्या हो गया है, कोई हिम्मत रखने वाला, यानी कि कोई हिम्मत रखने वाला साहसी व्यक्ति। वहीं गोष्ठी का पहले अर्थ होता था गायों का स्थान जहाँ पर गाय बांधी जाती हैं, वहीं गोष्ठी का अर्थ आज सभ्य समाज की सभा के रूप में लिया जाता है। तो इस तरह से किसी भी अर्थ का उत्कर्ष होता है। अब बात कर लेते हैं अर्थोपकर्ष पर, यानी कि अर्थ परिवर्तन की अंतिम और महत्वपूर्ण दिशा क्या है। दो शब्दों से मिलकर बना है अर्थ और अपकर्ष। अपकर्ष तो वैसे भी नेगेटिव सेंस में ही प्रयोग होता है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष। तो यहाँ पर कोई शब्द पहले अच्छे अर्थ में प्रयोग हो रहा था, सकारात्मक अर्थ में प्रयोग हो रहा था, वो अब बुरे अर्थ में प्रयोग होने लगा है। उदाहरण है, गंवार शब्द जो है पहले गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता था, लेकिन आज गंवार शब्द का अर्थ क्या हो गया है, जो व्यक्ति अनपढ़ है, जाहिल है, उजड्ड है, जिसे सभ्यता में रहना नहीं आता, तो इसका अर्थोपकर्ष हुआ है। इसके बाद में असुर शब्द जो है वो पहले देववाचक था, लेकिन अब राक्षसवाचक हो गया है, यानी कि जो दुष्वृत्ति वाला व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, कपटी व्यक्ति, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण है जुगुप्सा, जिसका पहले अर्थ होता था छिपाना या फिर पालन करना, वहीं अब इसका प्रयोग हो रहा है घृणा के अर्थ के रूप में। तो इस तरह से अर्थोपकर्ष होता है किसी भी शब्द का। तो आई होप चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, कमेंट करिए। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सामान्य भाषा विज्ञान पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप सामान्य भाषा विज्ञान के सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं सीक्वेंस से। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।